हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले एम्पलीफायर और एम्पलीफायर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चाहे आप लोग यूपीपीसीएल टी2 का तैयारी कर रहे हैं या बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं या एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं या DSSB का तैयारी कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग इस वीडियो में इन तक जरूर बने रहिए। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है क्लास ए प्रवर्धक की परिपथ दक्षता किस विधि से बढ़ाई जा सकती है। किसका भाई? यानी कि क्लास ए का, है ना, क्लास ए का। और क्लास ए एम्पलीफायर का जो दक्षता होता है यानी कि इफिशिएंसी होता है उसको कैसे बढ़ाएंगे भाई? तो ऑप्शन ए में कह रहा है डायरेक्ट कपल्ड लोड से, बी में कह रहा है लो डीसी पावर इनपुट से, सी में कह रहा है ट्रांसफार्मर कपल लोड से, और डी में कह रहा है कि लो रेसिस्टर ऐसे, ठीक है, लो रेसिस्टर से। तो किससे ऐसे यानी कि इसकी दक्षता को बढ़ा सकते हैं भाई? तो यानी कि इसकी दक्षता को जो बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर युग्मक भार से, ठीक है, ट्रांसफार्मर कपल लोड से, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार एम्पलीफायर की दक्षता बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहा है कि अधिक शक्ति संकेत शक्ति प्रवर्धक में वर्ग ए बी प्रचालन किस लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि ए बी का प्रचालन हम क्यों करते हैं भाई? यानी कि ए बी का, ठीक है, ए बी का जो प्रचालन होता है, ठीक है ना, ए बी का जो प्रचालन होता है क्यों करते हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है संग्राही का क्षय कम करने के लिए। किसका क्षय भाई? यानी कि संग्राही का। बी में कह रहा है परिवहन विकृति दूर करने के लिए। सी में कह रहा है सम सनादि दूर करने के लिए, और डी में कह रहा है अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ए बी यानी कि अधिकतम शक्ति संकेत का जो शक्ति प्रवर्धक में यानी कि वर्ग बी में जो प्रचालन किया जाता है दोस्तों, तो ये जो है यानी कि अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए। किसके लिए भाई? अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग की विद्युत रोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सह सकता है, ठीक है। तो देखिए ये डाटा याद रखिएगा, कोई भी इस ग्रुप से क्वेश्चन आए तो आप लोगों को पछताना नहीं है। क्या डाटा याद रखना है? वाई ए ई बी एफ एच, ठीक है। 90 से स्टार्ट कीजिए, 90, 105, उसके बाद इसका 120 हो जाएगा, इसका 130, कहीं कहीं 135 भी रहता है, ठीक है। इसका 150 के ऊपर हो जाएगा, और एच का जो है 180 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, चाहे एफ ई का वैल्यू पूछे या बी का वैल्यू पूछे या एफ का वैल्यू पूछे या एच का वैल्यू पूछे, सब आप लोग बता दीजिएगा। बीस वाई ए ई बी एफ एच ध्यान रखना है। 90, 105, 120, 130 या कहीं कहीं 135 भी रहता है, 150 और 180, ठीक है। कहीं कहीं आपको यानी कि 220 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका यानी कि राइट आंसर जो होने वाला है ये सी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत रोधी यानी कि सबसे ज्यादा जो सहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से सी वाला सहेगा, ठीक है। क्योंकि वर्ग ए के लिए कितना यानी कि 120 डिग्री तक सहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है बी जो है 100 सॉरी 90 ए जो है यानी कि 105 डिग्री तक सहेगा। उसके बाद बी जो दिया हुआ है 120 डिग्री तक सहेगा, ठीक है। सी जो है 180 तक भी सह सकता है, ठीक है ना। सी जो है दोस्तों 180 तक भी सह सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है? तो सबसे बड़ा वाला जो दिया है सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक की शक्ति अधिकतम दक्षता डैश है। किसका काला है? यानी कि वर्ग ए का कह रहा है, ठीक है। वर्ग ए का यानी कि मैक्सिमम दक्षता पूछ रहा है भाई, यानी कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इफिशिएंसी। तो वर्ग ए का यानी कि मैक्सिमम इफिशिएंसी की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये 50% होता है। कितना होता है भाई? 50% होता है। ऑप्शन किस में दिया है 50%? तो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है 50% दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चंस में, कहा आदर्श प्रवर्धक का शोर गुणांक होता है। किसका कह रहा भाई? यानी कि आदर्श का कह रहा है, ठीक है। आदर्श यानी कि प्रवर्धक का। किसका? आदर्श प्रवर्धक का। आदर्श प्रवर्धक का यानी कि शोर गुणांक कितना होता है? तो देखिए आदर्श प्रवर्धक का यानी कि शोर गुणांक जो होता है यानी कि 0 डेसिबल होता है। क्या होता है भाई? 0 डेसिबल होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया है 0 डेसिबल। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाए, क्योंकि आदर्श प्रवर्धक का शोर गुणांक पूछ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में एक आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर में होना चाहिए। यानी कि आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर में क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बताना है, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों यानी कि आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर में, किसमें भाई, आदर्श ऑपरेशन एम्पलीफायर में, ठीक है, अनंत इनपुट प्रतिरोध, ठीक है, अनंत जो है यानी कि इनपुट प्रतिरोध, ठीक है, इनपुट रेसिस्टेंस, उसके साथ शून्य आउटपुट रेसिस्टेंस, जीरो आउटपुट, ठीक है, ओपी लिख देते हैं, आउटपुट रेसिस्टेंस, ठीक है, इन्फिनिटी इनपुट रेसिस्टेंस आईपी आर लिख दिए हैं, और शून्य जो है यानी कि ओपीआर लिख दिए हैं, ठीक है, आउटपुट रेसिस्टेंस लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि अनंत वोल्टेज वोल्टता लाभ, ठीक है, बी में दिया हुआ है दोस्तों, बी में जो दिया हुआ है कह रहा है अनंत इनपुट प्रतिरोध, ये भी नहीं होता है, सी में कह रहा है कि शून्य आउटपुट प्रतिरोध, ये भी नहीं होता है, डी में कह रहा है अनंत वोल्टता लाभ, अनंत इनपुट प्रतिरोध एवं शून्य आउटपुट प्रतिरोध, जो कि सही दिया हुआ है, ठीक है ना, सही डाटा जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया है, तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि भार प्राप्ति प्रतिरोध बढ़ेगा तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक का धारा लाभ डैश है, ठीक है, क्या करें यानी कि भार प्राप्ति प्रतिरोध अगर बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि भार का जो प्राप्ति प्रतिरोध है ना, भार का जो प्राप्ति प्रतिरोध अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसका उभयनिष्ठ उत्सर्जन का धारा यानी कि लाभ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों इसका उत्कृष्ट उत्सर्जक यानी कि धारा के लाभ को जो ये जो बढ़ने वाला है यानी कि जो प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है, यानी कि जो धारा का लाभ होगा उसके बारे में बताना है, और इसका लाभ यही है कि घट जाता है, क्या होता है, घट जाएगा, अगर वो बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी में दिया है बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, क्या, बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है उभयनिष्ठ आधार विन्यास उपयोगी है जब, यानी कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास उपयोगी है कब उपयोगी होता है भाई, इसके बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों निम्न इनपुट प्रतिरोध की आवश्यकता हो, जब यानी कि निम्न इनपुट प्रतिरोध की आवश्यकता हो उस टाइम में दोस्तों यानी कि आधार का जो विन्यास होगा उपयोगी होता है, क्या होता है, उपयोगी होता है। ऑप्शन किस में दिया है, उपयोगी होता है, यानी कि इनपुट प्रतिरोध की आवश्यकता हो तो उपयोगी होता है। ए में कह रहा है कि उच्च धारा लाभ की आवश्यकता हो, बी में कह रहा है कि निम्न आउटपुट प्रतिरोध की आवश्यकता हो, दोस्तों यानी कि निम्न आउटपुट प्रतिरोध की आवश्यकता हो, है ना, आवश्यकता हो, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों निम्न इनपुट का होता है, आउटपुट का नहीं होता है, ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है एम्पलीफायर परिपथ में युग्मक संधारितों का प्रयोग किया जाता है, किसमें कह रहा है भाई, यानी कि एम्पलीफायर परिपथ में कह रहा है, किसमें भाई, एम्पलीफायर में, है ना, एम्पलीफायर परिपथ में युग्मक का संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि एक दूसरे पर बिना कोई प्रभाव डाले एसी और डीसी वोल्टता आरोपित करना, ठीक है। फिर बी में जो कह रहा है दोस्तों ये बी में कह रहा है कि इनपुट एवं आउटपुट सिग्नल के मध्य कपलिंग बढ़ाना। सी में कह रहा है ट्रांजिस्टर की आधार एवं संग्राहक धारा को युग्मित करना। डी में कह रहा है कि डीसी वोल्टेज लाभ को बढ़ाना। तो राइट आंसर जो होने वाला है ये ए होने वाला है, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है एक दूसरे पर बिना कोई प्रभाव डाले एसी और डीसी वोल्टता आरोपित करना, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की स्थिर और परिवर्तित लोड लाइन भिन्न रहती है जब, कब भिन्न रहता है, तो भिन्न जो रहता है कब रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कह रहा है कि निर्गत पर एक संधारित भार लगता है। बी में कह रहा है आगत पोर्ट पर एक कपलिंग संधारित्र लगता है। सी में कह रहा है ताप क्रम के साथ संग्रहण प्रतिरोध बढ़ता है, बदलता है। डी में कह रहा है कि निर्गत पर कपलिंग संधारित्र से एक प्रतिरोध भार लगा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि निर्गत पर जो कपलिंग होता है और संधारित्र से एक प्रतिरोध भार लगा हुआ होता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्वह बायसित परिपथ तापक्रम और प्रोसेस पैरामीटर में बदलाव के विरुद्ध परिपथ के डैश को स्थिरता प्रदान करता है। किसको भाई स्थिरता प्रदान करता है, तो आईसी बराबर सबसे पहले क्या जानते हैं, यानी कि आईसी बराबर जानते हैं बीटा और इनटू में आईबी, ठीक है, आईबी, उसके बाद प्लस होता है बीटा प्लस 1 होता है और इनटू में आई होता है। ये फॉर्मूला होता है किसका भाई, तो यानी कि पैरामीटर में जो बदलाव के विरुद्ध जो स्थिरता प्रदान करता है उसका होता है। अब रही बात यानी कि संग्राहक धारा जो होता है, ठीक है, यानी कि संग्राहक जो धारा होता है, ठीक है,
इसके कारण इनकी स्थिरता प्रदान करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।